गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 430 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 430 तक पहुँच सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो कमोडिटी एक्सचेंज में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का व्यापार होता है? सोना, चांदी, खाद्य पदार्थ, कच्चे तेल। बताइए। केवल एक, एक दो तीन, तीनों, केवल दो और तीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक ऐसा भी ऑप्शन है। कमोडिटी एक्सचेंज में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का व्यापार होता है? खाद्य पदार्थों का होता है, कच्चे तेल का होता है, सोना चांदी का भी होता है। ठीक है, सबका होता है। 1 2 3 सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भारत में जिस प्रकार शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए दो प्रमुख शेयर बाजार, एक तो अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। ठीक है, और जिस प्रकार शेयरों के कारोबार के लिए शेयर बाजार का प्रावधान है, उसी प्रकार कमोडिटी बाजार में कमोडिटी के लिए कमोडिटी एक्सचेंज की व्यवस्था की गई है या स्थापना की गई है। कमोडिटी एक्सचेंज में अनेक वस्तुओं का जो है व्यापार होता है, जैसे कि सोना चांदी हो गया, खाद्य पदार्थ हो गए, कच्चे तेल आदि। ठीक है, इनकी कीमत का व्यापार होता है। अर्थव्यवस्था की शब्दावली में स्वयं को विभिन्न प्रकार के जोखिमों यानी रिस्क में उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तेजड़िया, बुल्स, ऑर्बिट्रेज या फिर हेजिंग। क्या कहलाता है? स्वयं को विभिन्न प्रकार के जोखिमों यानी रिस्क में उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना हेजिंग कहलाता है, हेजिंग। ठीक है, तो स्वयं को विभिन्न प्रकार के जोखिम यानी रिस्क में उत्पन्न हानि से सुरक्षित करना हेजिंग कहलाता है। हेजिंग की बात करें तो हेजिंग यह व्यवस्था प्रदान करती है कि निर्यातक जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, और आयातक विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उच्च ब्याज यानी जो अप्स एंड डाउन है, उससे उत्पन्न हानियों से अपने आप को जो है सुरक्षित कर सकें, हेजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। डॉलर और रुपए के बीच वायदा कारोबार की अनुमति सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान की गई? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी या सिडबी। डॉलर और रुपए के बीच वायदा कारोबार की अनुमति सबसे पहले प्रदान की गई थी आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो रुपए और डॉलर के बीच वायदा कारोबार की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सबसे पहले प्रदान की गई। उसके बाद यूरो, पाउंड और येन में भी वायदा कारोबार की अनुमति जो है वो सेबी ने प्रदान कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत में 2009 में ब्याज दरों के वायदा कारोबार का शुभारंभ किया गया। कब? 2009 में। म्यूचुअल फंड, बैंक और बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक एवं अन्य वित्तीय संस्थान ब्याज दरों का वायदा कारोबार कर सकेंगे। फिर से सुन लीजिए दूसरा स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड, बैंक, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक और अन्य वित्तीय संस्थान ब्याज दरों का वायदा कारोबार कर सकेंगे। क्या करेक्ट है ये बात? ठीक है, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो 21 अगस्त 2009 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, में ब्याज दरों के वायदा कारोबार का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत म्यूचुअल फंड, बैंक, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक और अन्य वित्तीय संस्थान ब्याज दरों का वायदा कारोबार कर सकेंगे। देखिए, जहां विश्व के अन्य देशों में ब्याज दरों का वायदा कारोबार शेयर कारोबार से कई गुना अधिक है, वहीं भारत में जो है इसकी शुरुआत ही मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संसद ने एक अधिनियम के तहत भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी की स्थापना कब की थी? ठीक है, यानी इतना लंबा चौड़ा लेकर ये पूछना चाह रहा है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई है भारत में, बताइए। अगस्त 1965, सितंबर 1956, अप्रैल 1958, जून 1972। 1972 से तो पहली है। ठीक है, 58 से भी पहली है, 65 से भी पहली है। 1956 में, सितंबर 1956 में हुई थी एलआईसी की स्थापना।
तो सितंबर 1956 में संसद ने एक अधिनियम के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना की थी। ठीक है, जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बीमा के व्यापक प्रसार के साथ जनता की बचत को देश के हित के साथ समन्वित करना था। और वर्तमान में जीवन बीमा निगम अपने मुंबई स्थित मुख्यालय और 7 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जो है काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA का गठन किया गया? बताइए IRDA की स्थापना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, IRDA। बलवंत राय मेहता तो पंचायत से संबंधित है, रंगराजन समिति नहीं है, केलकर समिति नहीं है, मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल सन 2000 को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये बोला था ना, ठीक है, इसका गठन किया, जो कि देश के बीमा क्षेत्र के निजीकरण हेतु मल्होत्रा समिति की सिफारिशों का आधार था। ठीक है, तो याद रखना IRDA की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर। देखिए, बीमा क्षेत्र को सन 2000 में निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतर उम्र 40 साल है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 1850 साल तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए है। और तीसरा एक अलग स्टेटमेंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के BPL परिवारों के लिए है, किंतु इसमें मात्र लाभ शामिल नहीं है। बताइए कौन सा करेक्ट है, सही बताना है। देखिए, UP PCS में जो है इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। 2014, 15, 16 तक की योजनाएं जो है इसमें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट योजनाएं होती हैं। ठीक है, एक तरह से हिस्ट्री जैसी करंट बन गई है ये। अटल पेंशन योजना बिल्कुल 18 साल न्यूनतम उम्र है, इसमें 40 साल अधिकतम उम्र है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए, दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के BPL परिवारों के लिए, इतना करेक्ट है, किंतु इसमें मातृत्व लाभ शामिल नहीं है। देखिए, इतना करेक्ट था, इतना ही गलत कर दिया। मातृत्व लाभ इसमें शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में मातृत्व लाभ शामिल है, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट करिए। केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के BPL परिवारों के लिए है, जिसमें मातृत्व लाभ जो है शामिल है, इसलिए गलत है तीसरा स्टेटमेंट। बाकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र में BPL परिवारों को अस्थायी आधार पर प्रति परिवार हर साल 30,000 रुपये की स्मार्ट कार्ड आधारित धन रहित, ठीक है, यानी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की जाती है, जिसमें मातृत्व लाभ शामिल है। अगर बात करें अटल पेंशन योजना की, तो आपको याद हो साल 2015 का बजट। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों को जो है सम्मिलित किया जाएगा। और अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल पूरा होने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, जो उनके योगदान पर निर्भर करेगी। इसमें अंशधारक के लिए योगदान की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। ठीक है, सरकार इस पेंशन योजना में अंशधारकों की तरफ से वार्षिक प्रीमियम का 50% या फिर 1,000 रुपये का योगदान करेगी। इसी बजट में एक और योजना आई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को जिनका कि बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हें हर साल 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ये लाइन कई बार पूछी थी 16-17 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है निर्धनता रेखा से नीचे यानी BPL जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनश्री बीमा योजना आरंभ की गई और अगस्त 2013 में जनश्री योजना और आम आदमी बीमा योजना को मिला दिया गया।
क्या ये बात सत्य है? सत्य है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो जनश्री बीमा योजना का आरंभ हुआ था अगस्त 2000 सन 2000 को, जबकि आम आदमी बीमा योजना है 2 अक्टूबर 2007 की। अगस्त 2003 जब आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनश्री योजना, ठीक है, जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना को मिला दिया, और इस योजना का लाभ अब भूमिहीन कृषकों को भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ नकद कोष रखना पड़ता है। इस नकद कोष के आधार पर वे मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट का सृजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा गया नकद कोष कुल मांग जमाओं का कुछ प्रतिशत होता है। इस प्रतिशत को क्या कहा जाता है? ये तो एक तरह से डेफिनेशन ही पूछ ली, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? याद आया होगा आपको, इसको कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। SLR हटा दीजिए, बैंक रेट हटा दीजिए, और रिवर्स रेपो हटा दीजिए। तो वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ नकद कोष रखना पड़ता है। इस नकद कोष के आधार पर वे मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट का सृजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा गया नकद कोष कुल मांग जमाओं का कुछ प्रतिशत होता है, और इस प्रतिशत को कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, या एक चीज़ और कहते हैं इसको विधिक आरक्षित अनुपात, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। LLR या फिर CRR, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लोगों के पास रखी करेंसी वाणिज्यिक बैंकों की नकदी तिजोरी, ठीक है, तथा RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोष का कुल योग क्या कहलाता है? बताइए। संकट मुद्रा, बैंक मुद्रा, आधार मुद्रा या घरेलू मुद्रा? क्या कहलाता है ये कहलाता है आधार मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। तो लोगों के पास रखी करेंसी वाणिज्यिक बैंकों की नकदी तिजोरी, ठीक है, तथा RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोष का कुल योग आधार मुद्रा कहलाती है, ठीक है। आधार मुद्रा उच्च शक्ति मुद्रा है, इसे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार भी कहा जाता है। एक चीज़ और थी ऊपर, बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा से अभिप्राय बैंकों द्वारा सृजित साख से है। यह बैंकों के पास मांग जमाओं अथवा चेक जमाओं के रूप में होती है, ठीक है। बैंक मुद्रा मांग जमाओं या चेक जमाओं के रूप में होती है बैंकों के पास, याद रखिएगा। तो 10 प्रश्न थे ये इकोनॉमिक्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आज हमने मॉर्निंग में कवर किया जनरल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा, और ये इकोनॉमिक्स, और एक टेस्ट हो गया UPSC का करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक उसके साथ। जितने भी टेस्ट पढ़ते हैं उनको जो है कवर कर ले कीजिए, एक बार तो नज़रों में जो है डाल लीजिए, क्योंकि कोई सा प्रश्न कभी भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।